मैच के दौरान तबीयत फिर खराब हो गई तो अलवी साहब क्या होगा? अगर कोई बॉलर अनफिट हो जाए तो दूसरा बॉलर आ जाएगा। सोशल मीडिया पे एक चेक एंड बैलेंस होना ही चाहिए। स्ट्रेस इज द नंबर वन किलर। ये एक साथ हुआ है कंटिन्यूअसली। मार्च जुपिटर सारी चीजें शदीद क्राइसिस का शिकार है। मैंने बॉक्सिंग में बहुत मेहनत किया और मैंने इसको सीखा है मेहनत से। ये आसिफ अली जरदारी, इसके पल्ले में रुसवाई और जेखसाई के अलावा कुछ नहीं आता था। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू पाकिस्तान। सो बखैर, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, सर्दियां एंजॉय करना शुरू कर रहे होंगे। कराची वाले अभी भी सर्दियाँ सही तरह एंजॉय नहीं कर रहे हैं क्योंकि यकीनन सर्दियाँ हमारे यहाँ जो है सिर्फ रात के औकात में आती हैं। 12 बजे शुरू होती हैं, सुबह 6-7 बजे ख़त्म हो जाती हैं, फिर धूप निकलती है, फिर गर्मी वाला मौसम आता है, फिर शाम का इंतजार के सर्दियाँ लौट आए। जो सुबह वाले लोग हैं तलहा एटलीस्ट वो सर्दियाँ एंजॉय कर रहे हैं, मुझे देख सकते हैं, मैंने वेलवेट निकाल लिया, तो इसका मतलब मैंने सर्दियाँ एंजॉय करने की ठान ली है फाइनली। और मेरे हाथ में गर्मा गर्म कॉफ़ी है। आप लोग भी अपनी गर्मा गर्म चाय कॉफ़ी ले लीजिए और साथ टेलीविजन के आगे बैठ जाइए क्योंकि आज का शो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। बहुत सारी अपडेट्स हैं जो हम आपके लेके आए हैं। स्टार्ट कर कहते हैं आज का, जब क्योंकि आज है 1 दिसंबर और 1 दिसंबर का दिन है जो वर्ल्ड वाइड आगाही का दिन मनाया जाता है HIV एड्स से। कहते हैं कि एहतियात अफसोस से बेहतर है। आज दुनिया भर में एड्स से आगाही का दिन मनाया जा रहा है और ये मर्ज लाइलाज है। इससे बचाव का वाहिद हल है सिर्फ और सिर्फ एहतियात। HIV एक ऐसा वायरस है जो जिस्म के अंदर दाखिल हो जाए तो बीमारियों के खिलाफ जिस्म में मौजूद जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है ये उसको कमज़ोर कर देता है तला। यकीनन, और बहुत सारी मिथ्स होती हैं कि ये कंटेजियस है, बहुत जल्दी एक आदमी से दूसरे आदमी को लग जाता है। और होता यह है कि हमारी सोसाइटी में जब किसी को HIV होता है बढ़ता है तो वो बताता भी नहीं है। वो इंडिविजुअल जो भी होता है वो अपना ये सीक्रेट रखता है कि मैं अगर अपनी सोसाइटी को बता दूंगा कि मुझे मर्ज़ लाहक है तो वो मुझे अछूत समझेंगे, मुझसे भागेंगे, मुझसे दूर रहेंगे, मुझसे हाथ नहीं मिलाएंगे। यही वजह है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले मैंने खबर देखी कि पाकिस्तान के एक शहर में 500 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए एक महीने में। हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम क्यों अपनी सोसाइटी के अंदर इतने जहनी अमराज फैला रहे हैं कि लोग अपने ही बच्चों को, घर वालों को, बीवी को ज़िबा कर देते हैं, अपनी ही बीमारियां छुपाना शुरू कर देते हैं। ये वो मेंटल डिसऑर्डर्स और डिजीज़ेज़ हैं जिनको इनको डिस्कस करना मेरी नज़र में वक्त की ज़रूरत है। साइकेट्रिस्ट के पास कोई जाए तो लोग कहते हैं पागल हो गया है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में साइकेट्रिस्ट होते ही नहीं है। होते हैं तो वो बाहर चले जाते हैं, लाखों डॉलर कमा लेते हैं, यहाँ धक्के खा रहे होते हैं। जबकि आपको जाना चाहिए, यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगी, जैसे तलहा ने कहा कि कंटेजियस बीमारी नहीं है, हाथ मिलाने से, एक ही रूम में बैठने से ये नहीं फैलती है। अलबत्ता हाँ, आप सेम बंदे की सिरिंज इस्तेमाल ना करें। किसी क्लिनिक में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं तो सिरिंज को किसी के साथ भी लेकिन ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि ये किस तरह बीमारी फैल रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स सिरिंजेस तो डिस्पोजेबल हैं, वो डिस्पोज हो जाती है, लेकिन फिर भी स्पीड से बीमारी का फैलना इज वेरी सरप्राइजिंग। हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, अगर इंस्ट्रूमेंट सही से स्टरलाइज ना हो या फ्रेश इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं किए जाए उससे भी HIV फैलता है। तो इन चीज़ों का एहतियात करना चाहिए, इसलिए कहते हैं कि एहतियात करेंगे तो आप बीमारी से बच सकते हैं। मज़ीद हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए अच्छा सरप्राइज, इंग्लैंड की टीम रावलपिंडी टेस्ट के लिए 11 खिलाड़ी उतारने के लिए तैयार हो गई। तारीखी टेस्ट सीरीज का आगाज कुछ देर बाद। पंजाब असम्बली टूट जाएगी या PDM हुकूमत बचाने में कामयाब हो जाएगी? तमाम सियासी पंडितों की नजरें पंजाब पर लग गईं। कप्तान की आज मुलाकातें भी मुतवक्का हैं। पाकिस्तानी बॉक्सर की थाईलैंड में बेहतरीन परफॉर्मेंस, इंडोनेशियन खिलाड़ी को हराकर प्रोफेशनल ABF एशियन टाइटल जीत लिया। हीरो पाकिस्तानी से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। और कराची में राजस्थान की महक, शहरी राजस्थानी कढ़ाई और बादामी बोटी के दीवाने हो गए। चटपटे खानों से मुतालिक भी रिपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा होगी। कुछ टॉप ट्रेंड का जिक्र कर लेते हैं तला। Why not? और पोलैंड आजकल टॉप ट्रेंड बना हुआ है बहुत ज्यादा, कि कल से अब तक 2,70,000 से जायद सारिफीन जो हैं वो ट्वीट कर चुके हैं पोलैंड पे, क्योंकि ऑफ कोर्स पोलैंड ने अर्जेंटाइन से हार गया है, इस वजह से भी वो टॉप ट्रेंड बना हुआ है। पोलैंड वर्सेस अर्जेंटीना तो शायद उसके मुल्कों के नाम होंगे, लेकिन इट वाज एक्चुअली ल्यूवेंडोव्स्की वर्सेस मेसी। ये दो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, पोलैंड की टीम के बड़े स्टार हैं। ल्यूवेंडोव्स्की किसी तारुफ के मोहताज नहीं है,
तो लोग ये मुकाबला शायद इन दोनों खिलाड़ियों का मुकाबला समझ रहे थे, जिसकी वजह से एक्साइटमेंट बहुत ऊपर थी और सारे फैंस भी मौजूद थे। यकीनन बड़ा शोर हुआ, बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ, लेकिन नतीजा ये निकला कि मेसी ने लियोवेंडोव्स्की को हरा दिया, ना कि पोलैंड ने अर्जेंटीना को। और मेसी भी इसी वजह से टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि कल मेसी ने अर्जेंटीना को उनका अर्जेंटीना की तरफ से खेलने वाले मेसी जो हैं वो पहले प्लेयर हैं जो सबसे ज़्यादा फीफा वर्ल्ड कप उन्होंने खेला है। लियोनेल मेसी एंड रोनाल्डिनियो, क्रिस्टियानो रोनाल्डिनियो, दोनों वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपना करियर 16-17 साल की उम्र से शुरू किया था। तो दोनों ने ये अचीवमेंट हासिल किया इस वर्ल्ड कप में फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल कि किसी खिलाड़ी ने 5 वर्ल्ड कप्स में खेला हो और स्कोर भी किया हो। तो ये दोनों वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया है, क्योंकि ये दोनों लेजेंड्स भी हैं फुटबॉल के विदाउट ए डाउट। और कहा तो ये भी जा रहा है कि रोनाल्डिनियो को सऊदी अरेबिया से बड़ी ऑफर आ गई है, मिल के 70-80 बिलियन डॉलर लें और सऊदी अरब में ही रहें और हमारे खिलाड़ियों को ट्रेन करें, छोड़े मैनचेस्टर यूनाइटेड। वाओ, अब वो करेंगे क्या वैसे, आपने कुछ सोचा है? मनी टॉक्स, लेट्स सी। लेकिन आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स की खबरों से आपको आगाह करते हैं। गुड न्यूज़ है जनाब। लेकिन इससे पहले कि आप क्रिकेट पे जाएं, आपको मालूम है कल एक और फुटबॉल का बड़ा लाजवाब मैच था, ट्यूनीसिया वर्सेस फ्रांस। फ्रांस के जो प्लेयर हैं एम्बापे, पाकिस्तान में पापे वैसे चाय के साथ खाए जाते हैं, लेकिन वहाँ के खिलाड़ी जो पापे हैं वो बड़े हिट है। और पापे की टीम का मुकाबला था, फ्रांस की टीम का मुकाबला था ट्यूनीसिया से, और ट्यूनीसिया ने उनको हरा दिया। एक गोल था जो फ्रांस ने किया था, फिर बाद में ऑफसाइड दे दिया गया, बड़ी उस पर भी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, लेकिन दैट वाज अगेन फुटबॉल के मैचेस जो आजकल हो रहे हैं लाजवाब। ये भी एक बड़ा अपसेट है ताला, बहुत बड़ा अपसेट है। और सऊदी अरब ने भी गोल किया मैक्सिको के खिलाफ, दैट वाज अगेन अ गुड न्यूज़। तो अब बढ़ते हैं आगे क्रिकेट की जानिब, और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान रावलपिंडी में पहला टेस्ट मैच अब से कुछ ही देर बाद शेड्यूल के मुताबिक शुरू हो जाएगा। और ये फैसला सुबह इस वक्त सामने आया जब इंग्लैंड ने पीसीबी को मुताला किया कि मेडिकल पैनल के मशवरे के बाद कि तमाम जो पोजीशंस हैं खिलाड़ियों की, इस वक्त 11 खिलाड़ी जो हैं वो खेलने की पोजीशन में हैं और फिट हैं, वो मैदान में उतारे जा सकते हैं। खाना सही मिला है। अच्छा, शेफ भी साथ आया था, लेकिन फिर भी पेट क्यों खराब हो गए? जो लोग बाहर से आते हैं उनकी ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। खैर, मैं इस बात से अग्री करूंगी, बेचारे बहुत नाजुक होते हैं उनके पेट। खैर, सुहेब अलवी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सुहेब अलवी साहब एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। वालेकुम सलाम। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, nobody can be an expert, I'm just a cricket analyst and writer। चलें, आपका बड़प्पन है सुहेब अली साहब। ये बताइए 11 खिलाड़ी कौन मैदान में उतरने वाले हैं, कौन फिट करार दिया गया है, टीम में कौन कौन फाइनलाइज हुआ है 11 खिलाड़ी खेलने के लिए? ये तो टॉस के वक्त 9:30 बजे पता चलेगा। इंग्लैंड अभी कोई रिवील नहीं कर रहा है, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि वो जो हमने 11 अनाउंस किए थे उसमें चेंजेस होंगे। पाकिस्तान ने अपने 11 अनाउंस कर दिए हैं, 4 टेस्ट डेब्यूटेंट्स हैं। और मेरे ख्याल में 1982 जब पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ खेला था उस पर 4 डेब्यूटेंट्स कराए थे, बिकॉज सीनियर प्लेयर्स ने रिफ्यूज कर दिया था वो मैच खेलने से। उसके बाद मेरे ख्याल में, मुझे नहीं याद कि हम 4 डेब्यूटेंट्स करा रहे हैं। हारिस रऊफ है, मोहम्मद अली है, जाहिद महमूद है, सऊद शकील। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट मोमेंट फॉर पाकिस्तान के 4 प्लेयर्स को टेस्ट डेब्यू एक ही मैच में करवा दें। मैच के दौरान तबीयत फिर खराब हो गई तो अलवी साहब क्या होगा? भाई अब देखें, उसमें उन्होंने ये सोचा होगा कि क्योंकि जो आजकल के टेस्ट मैच रूल्स हैं, वैसे तो कंकशन के लिए ये स्पेसिफिक रूल है, लेकिन ये बताया गया है कि अगर कोई प्लेयर परमानेंटली अनफिट हो जाए उस मैच के लिए तो फिर उसका लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट हो सकता है। अगर कोई बॉलर अनफिट हो जाए तो दूसरा बॉलर आ जाएगा। दूसरा, ये पीसीबी खास तौर पे ये गुंजाइश रखेगा इंग्लैंड के लिए, अगर नहीं भी है रूल्स में तो बनवा देंगे सीरीज के लिए, ताकि मैच कॉल ऑफ ना हो जाए। बैन स्टोक के बारे में कुछ अपडेट है आपके पास सुहेब अलवी साहब? कल उनकी भी तबीयत काफी खराब थी, वायरल इन्फेक्शन हुआ था उनको। हाँ, बेन स्टोक्स है, जैक लीच है, जेम्स एंडरसन है, ये 3 लोग एक्सपेक्टेड हैं कि शायद आज ना खेलें, जो कि 11 में अनाउंस हुए थे। उसके बाद देखना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लैंड के पास कोई ऑफिशियल वाइस कैप्टन अनाउंस नहीं है। ऑली पोप ने एक प्रैक्टिस मैच में कप्तानी की थी इंग्लैंड की, तो अगर बेन स्टोक्स नहीं खेलते हैं माइट सी ऑली पोप कैप्टनिंग इंग्लैंड। हो भी सकता है। सरफराज के साथ जुल्म कब खत्म होगा अलवी साहब? देखिए, जब तक रिजवान अपना परफॉर्मेंस देगा सरफराज की जगह नहीं बनती। मैं फिर कहूंगा, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स रहा है सरफराज, और जब वो टीम में नहीं आता था तो मैं उसके लिए बड़ा लड़ता था अपने कॉलम्स में, अपने ब्रॉडकास्ट में, अपने शोज में। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि सरफराज ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी थी, और उसके बाद जब रिजवान जगह बना गया
तो इसमें अब सरफराज जो है उसके लिए मुश्किलात पैदा होगी। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के तौर पे सर, जब मिडिल ऑर्डर बैट्समैन पे आप एक सरफराज अहमद को खिलाएंगे तो बाकी जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं उनको क्या जवाब देंगे आप? सिर्फ सरफराज को खिलाने की वजह से जो परफॉर्मर्स हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर में, आप उनको ना खिलाएं तो ये भी ज्यादती है ना। सही। सिविल साहब हमारे साथ रहिएगा। अब्बास शबीर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमें अब कौन कौन से खिलाड़ी खेल रहे हैं इस वक्त फिलहाल इंग्लैंड की टीम की अच्छा तरफ से? अब्बास तो जी, शबीर अब्बास। वरदा उन कम नुमाइंदों में से हैं पाकिस्तानी सहाफत में जो सियासत और क्रिकेट से बराबर प्यार करते हैं। अब्बास भाई वेलकम टू दुनिया बोल है, आपके पास क्या खबरें हैं सर क्रिकेट की, क्या होने जा रहा है आज मैच में? कला भाई बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं हूँ उस तरह आप हैं, ऑलराउंडर हैं। बड़े अरसे से हम आपको देख रहे हैं, कभी सियासत, कभी खेल, कभी मॉर्निंग शो, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। गोइंग हाई एंड हाई। बड़ा अच्छा क्रिकेटिंग इन्वायरमेंट है रावलपिंडी में, और आपको पता है कि सर्दी हो और साथ हल्की हल्की धूप हो तो विकेट बहुत अच्छा पहले 2-3 दिन बिहेव करती है। स्पेशली रावलपिंडी के अंदर ड्यू फैक्टर भी होता है, हल्की हल्की सर्दी भी है और बहुत अच्छा क्रिकेटिंग इन्वायरमेंट है इस वक्त। बदकिस्मती से एक बड़ी बुरी खबर थी कि इंग्लैंड प्लेयर्स कुछ वायरल इन्फेक्शन, कुछ इंडाइजेशन की वजह से अनफिट हो गए थे और रात गए तक हमें ये लग रहा था कि आज शायद मैच ना हो और जुमे को मैच हो। अब्बास कोई वजह सामने आई है आपके कि ये क्रिकेटर्स पूरी इंग्लैंड की टीम जो है ये क्यों वायरल इन्फेक्शन में मुब्तला हो गई? ये तो अपना शेफ भी सेफ साइड पे साथ लेके आए थे, फिर भी पेट खराब हो गया। देखिए कल उनसे क्वेश्चन भी हुआ कि आप अपना कुक भी साथ लेकर आए थे, फिर भी ये सूरत हाल हुई है। लेकिन वायरल इन्फेक्शन का ईसीबी की तरफ से ऑफिशियल बताया गया था कि वायरल इन्फेक्शन है, कोरोना नहीं है प्लेयर्स को। लेकिन कल जो प्लेयर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जब उनसे क्वेश्चन हुआ तो इनडाइजेशन की बात भी आई। इससे पहले उन्होंने ब्रिटिश हाई कमीशन में ही खाना खाया था आखिरी और अपने कुक थे उनके साथ। तो मैं समझता हूँ कि वो प्लानिंग भी बावर्ची साहब लाने की भी काम ना आ सकी इनकी। लेकिन मैं खुशकिस्मती है कि आज रावलपिंडी के ग्राउंड जो है वो आबाद होंगे, चले एक अच्छा क्रिकेटिंग एनवायरनमेंट होगा। इंग्लैंड फैंस के लिए, पाकिस्तानी फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। बेशक 4 प्लेयर्स आज पाकिस्तान की तरफ से भी डेब्यू कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है, खुशखबरी है हमारे लिए, जिसमें सऊद शकील, हारिस रऊफ, मोहम्मद अली और जाहिद महमूद को टेस्ट कैप दी जाएगी। ये अनाउंसमेंट पीसीबी की तरफ से दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि वो 4 दिन वाला जो फार्मूला था और 1 दिन डिले अगर मैच होता तो शायद वो मोमेंटम मैच के अंदर ना रहता। आज मोमेंटम है। मैंने आपको बताया कि रावलपिंडी है, यहाँ पर कल बड़ा क्राउड आपको देखने को मिलेगा क्योंकि जुमे को आम तातील होती है रावलपिंडी में। और हमेशा से जब भी रावलपिंडी के अंदर मैच होते हैं तो फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, एग्रेसिव होते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स को देखने के लिए। और हमें इन दिनों में ये चीज नजर आएगी रावलपिंडी क्रिकेट फिर अब्बास मैं आपसे अगला सवाल ये पूछूंगा कि जो मौजूदा मुल्की हालात में है उनमें फैंस की एक्साइटमेंट क्या 5 दिन बरकरार रहेगी या नहीं? लेकिन शामिल गुफ्तगू करेंगे अलवी साहब को भी। अलवी साहब अब कहानी ये है कि T20 से हम T10 पे आ गए हैं और T10 के बाद जब टेस्ट मैच सामने आता है तो बंदा बोलता है 5 दिन। असल क्रिकेट तो यही है, बाकी तो ट्रेलर्स हैं। T10 हो गया, T20 हो गया। असल चीज तो क्रिकेटर का पता चलता है जब वो 2-2 दिन फील्डिंग करने के बाद बल्लेबाजी करने आता है, या बॉलर जो है उसको पता है कि बल्लेबाज जो है वो गेंदें छोड़ भी सकता है आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, उसको बार बार आके कराना पड़ेगा। यही तो असल इम्तिहान है। सही। हमारे साथ सर भाई साथ रहिएगा। जाहिद और फारूक मलिक हमारे नुमाइंदे इस वक्त ग्राउंड की इनसाइड सिचुएशन से हमें आगाह करेंगे, वो ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं इस वक्त। जी जाहिद, फारूक अपडेट कीजिए कि इस वक्त अंदरूनी सूरत हाल क्या है ग्राउंड की? पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं, दोनों टीमें जो हैं पहुंच चुकी हैं। थोड़ी ही देर में जो ट्रॉफी की अनवेलिंग होगी और 9:30 बजे जो है टॉस होगा 10 पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तारीखी 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच जो है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। और कल जो अच्छी खबर नहीं आई थी इंग्लैंड के प्लेयर्स के हवाले से, आज सुबह उसके हवाले से फैसला किया गया कि मैच बर वक्त शुरू होगा। और देखना ये है कि अब जिस तरह पाकिस्तान ने 4 प्लेयर्स को टेस्ट कैप दी है, इंग्लैंड क्रिकेट टीम जो है जिन्होंने 2 दिन पहले अपना ऐलान कर दिया था वो अपनी टीम में कोई तब्दीली करते हैं या सेम टीम खिलाते हैं। तमाम खबर पिंडी क्रिकेट स्टेडियम से यही है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच जो है वो शुरू होने वाला है।
जी राइट, हमें जाहिद अपडेट कर रहे थे ग्राउंड की सूरत हाल। अब्बास, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो मैंने सवाल अलवी साहब से भी किया, कि अब शायकीन को आदत हो गई है कि यार 1.5-2 घंटे में जो है फुटबॉल का मैच देख के फैसला हो जाता है। T20 भी 3-4 घंटे ले लेता है, T10 भी देख रहे हैं आजकल। 5 दिन तक मैच इंजॉय करना, देखना, फॉलो करना, लोग कुछ आदत सी निकल गई है। और ख़ास तौर पे जो करंट इकोनॉमिक सूरत हाल है कि हर कोई सुबह से रात तक रोजी रोटी के पीछे भाग रहा होता है कि यार अपने खर्चे पूरे हो जाएं। तो इस सिनारियों में, पॉलिटिकल सिनारियों में, इकोनॉमिक सिनारियों में 5 दिन का मैच एंजॉय करना क्रिकेट फैंस के लिए अब्बास कितना मुश्किल होगा? देखिए तला भाई, मैं अलवी साहब की बात को सेकंड करता हूं कि असल क्रिकेट तो टेस्ट क्रिकेट है, लेकिन आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, मौजूदा हालात, मुल्की माशी हालात, लोगों के पास बड़ा मुश्किल है अपना रोजगार छोड़कर, क्योंकि दिहाड़ीदार लोग होते हैं, बहुत मुश्किल होता है अपना रोजगार छोड़कर इस किस्म की एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होना। लेकिन आजकल तो मोबाइल पे आप हर चीज, स्मार्टफोन आपके हाथ में, आपको सारी अपडेट पता चलती रहती है। अगर देखने सुन तो सकते हैं जो मैच के शायकीन है, क्या कहेंगे आप? एग्जैक्टली, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं, स्पेशली रावलपिंडी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो आपको मैदान के अंदर नजर आएंगे। फिर एक तबका आपको वो नजर आएगा जो पासेस के जरिए, VIP पासेस और कॉम्प्लीमेंट्री पासेस के जरिए ग्राउंड पहुंचता है। चाहे 10 रुपए का टिकट रख लें, 20 रुपए का टिकट रख लें, उन्होंने पास ही लेने होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। वो एक स्टेटस को होता है, वो तबका मैच देखने के लिए पहुंचता है। कुछ ऐसे शायकीन होते हैं जो 5 दिन को सिंगल डे करके एंजॉय करते हैं, जब उनको मौका मिलता है वो मैच देख सकते हैं। लेकिन आपने जो बात की कि T20 और 50 ओवर, वो ज्यादा एंजॉयमेंट होती है, लोगों के पास अब इतना टाइम नहीं है, 2.5-3 घंटा। लेकिन असल क्रिकेट, अगर आपने क्रिकेट देखनी है, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देखनी है, प्लेयर्स की टेक्निक सही, अगर पूरी क्रिकेट एक्चुअल एंजॉय करनी है तो आपने वो टेस्ट क्रिकेट देखनी है। थैंक यू सो मच अब्बास शब्बी हमारे साथ मौजूद थे। मेरी आखिर में दुआ है, अलवी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अब्बास आपका भी, लेकिन मेरी दुआ है अपने रब से कि ये जो क्रिकेट पिंडी में हो रही है, पिंडी का मौसम भी बदल दे, सियासी और मुआशी भी। वी होप सो, हमारी दुआ है इंशाल्लाह। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, आप भी अब तक से खाने पीने का इंतजाम कीजिए, हम भी करके आते हैं। मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और जैसे ही स्क्रीन खुली आपने देखा होगा एक बहुत ही महज़ब शख्सियत आलिया सारंबरनी आपा हमारे साथ मौजूद हैं। सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत ज़्यादा ख़वातीन के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा काम करती हैं। जब भी आप ये कहती है ना कि स्क्रीन खुली, तो मैं सोचता हूँ यार स्क्रीन खुल कैसे सकती है, क्योंकि जैसे ही हमारा टाइटल हटता है, मास्टर फ्रेम, मास्टर फ्रेम, वाइट फ्रेम, स्क्रीन खोलती है, मैं बड़ा परेशान होता हूँ। आप जब भी लाइन कहती है मैं सोचता हूँ यार वर्दा से पूछूंगा मैं किसी को। नहीं तो स्क्रीन ओपन जब होती है, आपका मास्टर फ्रेम, वाइट फ्रेम, मास्टर फ्रेम आता है, आप दोनों तरीके से ही कह सकते हैं। तला बड़े कंफ्यूज रहते हैं। हाँ, खैर मैं बात करने वाली बातें आप ऐसी करती हैं। खैर कंटिन्यू। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जो हमें डिस्कस करना है आपा से। जी हाँ, बिल्कुल आगे बात करेंगे। खैर कराची शमसी सोसाइटी में बीवी और बच्चियों के कत्ल का केस बहुत ज़्यादा हमने सुना, बहुत अफसोसनाक एक वाकया हुआ, लर्ज़ाखेज़ We will talk about that ahead। हम ब्रेक के बाद उस इशू को उठाएंगे और यकीनन डिस्कस करेंगे आपा के साथ। लेकिन एक और जो इंपॉर्टेंट इशू जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे आपा से, वो था कंवल शोजब साहिबा का केस। मुबैना वीडियो, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। एंड बिफोर वी डिस्कस हर इशू, क्योंकि उनका इशू और आजम स्वाति के इशू में बहुत सिमिलैरिटीज हैं, उसको डिस्कस करेंगे। आपा ये आप देखें, कंवल शोजब साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा भी हैं और नेशनल असम्बली की मेंबर भी हैं। आप देखें आजम स्वाति के बाद उनके एक बयान सामने आए थे कि उनकी वीडियोज़ आई थी। अब इस तरह से कंवल शोजब साहिबा की वीडियो सामने आई हैं। अखलाकियात से गिरी हुई हरकत, इंसानियत से गिरी हुई हरकत, सियासत अपनी जगह, लेकिन इस तरह की हरकतें सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके वायरल की जा रही हैं। साथ साथ आप थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए बताऊं कि जिस तरह आजम स्वाति साहब की जो वीडियो थी वो कोयटा में जजेस लॉजेस के अंदर हिडन कैमरा से बनाई गई थी। इस वीडियो के लिए भी जो इस वक्त तक इत्तलात आ रही हैं, कंफर्म नहीं हो रही हैं, ये भी पार्लियामेंट लॉजेस का बताया जा रहा है कि वहाँ ये वीडियो बनी है। अजीब सी बात है, हम एक मेंटली स्ट्रेस्ड, सप्रेस्ड, डिप्रेस्ड सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ हर कोई जहनी तौर पर माजूर है और इस तरह के काम हो रहे हैं। ये इसको सियासत तो नहीं कहेंगे, इसको गलाजत और गंदगी कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं ये कहूँगी कि इनको जहनी माजूर कहकर इनको माफ़ नहीं करना चाहिए, इनको कटहरे ही में लेकर आना चाहिए।
और मैं ये देख रही हूँ खातून को कि वो जो सवाती साहब थे उनके तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे, इतनी तकलीफ दे बात है। तो एक औरत के ऊपर ही इल्ज़ाम लगाना, एक मर्द जिस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो एक औरत की तो इज़्ज़त और ज़्यादा नाजुक है हमारे माशरे में, इल्ज़ामात। और फिर उसके ऊपर तो आप लगा रहे हैं इस तरह का टॉर्चर कि बच्चों को देना। सोशल मीडिया पे एक चेक एंड बैलेंस होना ही चाहिए। पूरी दुनिया में सोशल मीडिया होता है, लेकिन पाकिस्तान का सोशल मीडिया तो ऐसा लगता है मादर पिदर आजाद हो चुका है। पार्लियामेंट लॉजेस, जजेस लॉजेस, इन पे कौन चेक एंड बैलेंस रखेगा? ये तो सरकारी इदारे हैं, इन्होंने क्यों कैमरा छुपा छुपा के लगाए हुए हैं? ये वो है ना जो दूसरे पर चेक एंड बैलेंस रखते हैं, तो इन पर चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा? अवाम ही रखेगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बैठकर बात कर रहे हैं, एक जमाने में तो इनके लिए बात भी नहीं की जा सकती थी। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं, प्रेशर ग्रुप बिल्ड किया जा सकता है थ्रू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया अगर नेगेटिव काम कर रहा है तो पॉजिटिव काम भी कर सकता है। बात यह कि अगर हमारी ऐसी कोई ख्वाहिश होगी तो हम कर सकेंगे। और इन सारी चीजों पे इस तरह का प्रेशर ग्रुप बनाए कि आइंदा अगर कोई चीज ऐसी वायरल हो तो उसको हम तरीके से उसको सद्देबाब करें। हम सद्देबाब नहीं करते, एक केस होता है उसको हम जाने देते, दूसरा तीसरा चौथा। अगर आपके मुल्क में आज तक जितने तौहीन रिसालत के ब्लास्फेमी एक्ट में केसेस हुए हैं, किसी को सजा नहीं हुई है। आप दूसरे केसेस में किसको कहां सजा दिलवाएंगे? जिसको सजा देनी होती है ना उनको हो जाती सजा है। दे भी देते हैं, जिस तरह भुट्टो को दी गई थी। बहुत सारे लोगों को, एक भुट्टो ही नहीं, मैं उनके नाम, बात यह है कि मैं अगर बात करूंगी तो बहुत एतराजात हो जाएंगे। मजा तो तब है कि जो लोग अपनी फील्ड में हैं वो उनके लिए बात करें ना। हम जो एक ऐसे लोग हैं कि हमारे पास तो मेरा जिंदगी का मकसद सिर्फ इंसानियत के लिए काम करना है। मैं किसी भी किस्म की सपोर्ट, ना पॉलिटिकल ना इस तरह के इश्यूज, मुझे सचता नहीं, जचता नहीं, लेकिन इल्म में मेरे हर बात है, इसलिए शायद तकलीफ बहुत ज्यादा है। तो मैं अगर किसी का नाम नहीं भी लेती, किसी सियासी शख्सियत का, तो मैं ये जरूर जानती हूं कि एक औरत ने जिंदगी भर क्या कमाया होता है। इज्जत, उसने इज्जत कमा के एक सीट ली, एक जगह पर बैठी। इससे पहले वो जो एक उनके साथ हुआ था, नुसरत सहर अब्बासी के साथ भी हुआ था, वो वाकया सारी दुनिया ने देखा था। उस पर प्रेशर ग्रुप बना, नुसरत सहर अब्बासी ने एक स्टैंड लिया, उन्होंने बहुत कुछ उनको अच्छी तरह समझा दिया कि अगर अब आप पीछे नहीं हटे तो मैं अपने आप को नुकसान पहुंचा दूंगी। प्रेशर ग्रुप बना और उन्हीं साहब ने चादर उड़ाई थी ना। ऐसा नहीं होता। अदी बनाया था ना, जब वो सब कुछ किया जा रहा था उस वक्त वो अदी नहीं थी। जब अदी ने अपनी एक पोजीशन दिखाई तो वो अदी हो गई। मैं चाहती हूं कि हमारे मुल्क की हर औरत, का मतलब कुछ और है, जरा अदी कम कहा करें। अच्छा, बहरहाल मैं अदी को बहन समझती हूँ। और मैं अब मतलब तो ऐसा हो गया कि गुफ्तगू करते हुए बंदा पता नहीं कहाँ कहाँ रुक जाएगा। लेकिन मैं अदी को बहन समझती हूँ। और अगर आपने उनको चादर डाली तो मैं अल्फाज बदल के कह देती हूँ कि आपने उन्हें बहन माना। तो जब आपके जहन में वो शैतान आया था, तरबियत तो पैदा होने से शुरू हो जाती है, उस वक्त अदी नहीं थी। आप बात यहाँ पे तरबियत की है कि आप इस तरह की वीडियोस किसी की वायरल कैसे कर सकते हैं। आप उनकी 18 साल की बच्ची को, वो औरत खुद कह रही है कमल शोजब साहबा कि मैं 2 जवान बच्चों की माँ हूँ और एक छोटे बच्चे की माँ हूँ। तो आप सोचे कि उनके बच्चों पे कितना मेंटल टॉर्चर होगा, उनकी फैमिली में क्या गुजरा होगा। या कमल शोजब साहिबा खुद इस वक्त कितने बड़े ट्रॉमा से गुजर रही होंगी। पावरफुल खातून है। अगर आप इनके साथ ये कर रहे हैं तो एक आम औरत हमारे माशरे में वो क्या महसूस करेगी। और जब आप ये कहते हैं जी 50% आबादी या उससे ज्यादा औरतों की हो गई है, उनको आप लाइए, आप उन्हें सारे जगहों पर अच्छी पोजीशंस पर लाइए, कैसे ला सकेंगे आप? एक औरत किसी भी पोजीशन पर, चाहे वो घर के अंदर बैठी हो, वो घर की मासी है, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, वो अपनी इज्जत जो है ना सबसे ज्यादा कीमती और मुकद्दम रखती है। अब आखिर मुझे बताएं कि ब्रेक पे हमें जाना है कि सियासत के नाम पे इस तरह का इज्जतों के साथ खिलवाड़ करना, इसके बारे में आप क्या कहें? सियासत क्या, मैं तो कहती हूँ ये तो बहुत इज्जतदार खातून है, एक आम रोड पर चलने वाली औरत के लिए भी काबिल कबूल नहीं है। और दूसरी तरफ मैं ये बात कहूंगी कि जितनी औरतें इस किस्म के चीजें देखकर पीछे नहीं हटे, हमें साथ होने की जरूरत है और इज्जत पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। अगर ये भी आगे बढ़ती हैं, कुछ करती हैं, तो जो हमारी पब्लिक है उसको भी सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो सब मर्द हो या औरत हो। इज्जत तो दोनों की बराबर है, कोई ये ना समझेगा खाली इनकी। लेकिन क्योंकि औरत इस मामले में ज्यादा सेंसिटिव है ना, तो इसको तो ज्यादा इज्जत देने की जरूरत है। और इस तरह से करके ब्लैकमेल जिंदगी में किसी से नहीं होना चाहिए, तो खास तौर पे कभी भी नहीं होना चाहिए किसी से। आप खड़ी हो और जिन बच्चियों को कह रही हैं, बेशक उन बच्चियों को तकलीफ हुई होगी, लेकिन मैसेज ये, आप हमारे अपनी माँ के साथ खड़ी रहें। बिल्कुल अपनी माँ के साथ खड़ी रहें। एक ब्रेक का वक्त हुआ, एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है।
वेलकम बैक। वापस आ गए हैं हम ब्रेक से, और जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था, एक बहुत ही लर्ज़ाखेज़ वाक़या, दिल दहला देने वाक़या, बहुत ही अफसोस के साथ कराची सोसाइटी में बीवी और बच्चों के कत्ल का केस में एक नया मोड़ आ गया है। पिछले कल परसों से हम देख रहे हैं कि एक केस सामने आया है जिसमें आपने भी काफ़ी दफ़ा शो में जिक्र किया है तलहा कि पहले लोग समझ रहे बेरोजगारी है, मालूम पड़ रहा है कि पैसे थे इन्वेस्टर्स के डूब गए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इस केस के बाद हमें इस बात पर डिस्कशन करनी है कि जो हमारा मेंटल स्टेट है इस वक्त, जिस नफ्सा नफ्सी के दौर में हम जिंदा हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चले अपनी जान लेना तो एक तरफ, अपने बच्चों की 10, 12, 16 साल की बेटियां बीवी पे छुरी फेरना, उनको ज़िबा करना किसी नॉर्मल आदमी का काम हो नहीं सकता। एक ऐसे आदमी का काम है जो बहुत ज्यादा जहनी तनाव का शिकार है, और न जाने ऐसे कितने लोग हैं हमारे सोसाइटी में जो इसी लेवल का जहनी तनाव बर्दाश्त कर रहे हैं। कुछ भी हो तलहा, चाहे बेरोजगारी हो, पैसों की तंगी हो, मौला अली का कॉल है कि रिस्क के पीछे मत भागो। रिस्क तुम्हें ऐसे ढूंढता है अपने रास्ते को जैसे मौत मरने वाले को ढूंढती है। हमारी ईमान इतने कमज़ोर हो गए हैं, हम डिप्रेशन का शिकार हो गए, हमारा खैर शायद अल्लाह पे से भरोसा उठ गया है जो हम इस तरह की हरकतें करते हैं। खैर आगे इससे बेहतर बात करने के लिए बस कोई नहीं है इस वक्त। डॉक्टर मोइज़ माइंड साइंस एक्सपर्ट मौजूद हैं, वही हमें अपनी राय देंगे और हमें इस बात पर सबसे अच्छी गुफ्तगू इस वक्त वही कर सकते हैं। डॉक्टर मोइज़ बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने का। डॉक्टर मोइज़ क्या कहेंगे, किस तरह के जहनी मरीज हैं लोग हैं, उन्होंने अपनी मासूम बच्चियों को कत्ल कर दिया, बीवी को कत्ल कर दिया। कत्ल करना आप देखें वो भी किस तरह से कि उन्होंने ज़िबा कर दिया, यानी कि इससे बेहतर नहीं था वो अपने आप को लटका लेता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तकलीफ दे हादसा हुआ है और ये हर रोज हम कोई ना कोई इस किस्म के हादसा के बारे में ब्रेकिंग न्यूज सुनते रहते हैं और बड़ा अजीब सा लगता है कि माशरा किस तरफ जा रहा है। देखिए अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि नॉर्मल आदमी ये नहीं कर सकता, डेफिनेटली नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता, मगर अगर नॉर्मल आदमी प्यार कर सकता है तो नॉर्मल आदमी नफरत भी कर सकता है। अगर नॉर्मल आदमी प्यार कर सकता है तो नॉर्मल आदमी गुस्सा भी कर सकता है। इसके पीछे जो अवामिल है वो बड़े इंटरेस्टिंग है, उसको समझना होगा। इस वक्त पाकिस्तान के माशरे में रात जो है वो अंधेरा है, एक तरह से देख लें आप। हर इंसान कहीं ना कहीं किसी मुश्किल में, किसी को पेट्रोल के बढ़ने से फिक्र है, किसी को पड़ोसी से प्रॉब्लम है, किसी के घर पे किसी ने कब्जा किया है 20 साल से, कोर्ट में केस लड़ रहा है, उसका कोई मतलब हिसाब किताब नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। तो जब जहनी दबाव बढ़ जाए, जिसको स्ट्रेस कहते हैं, अमेरिका में एक रिसर्च हुई तो पता चला स्ट्रेस इज द नंबर 1 किलर। स्ट्रेस करता क्या है, आपको तो मारता है, आपके साथ दूसरों को मारता है। तो स्ट्रेस के अंदर जब इंसान शदीद स्ट्रेस में मुब्तला हो और उसको कोई राह ना मिले, और ये राय पे थोड़ी बात करेंगे हम कि राय एक ये होती है कि आप किसी के साथ शेयर करें। आपका कोई दोस्त हो, रिश्तेदार हो, उसको जाके बताए कि यार मैं मुश्किल में हूँ, मैंने पैसे लिए लोगों से, अब मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा नुकसान हो गया, मैं क्या करूं। अच्छा, हो सकता है वो शख्स आपको पैसे ना दे, मगर आपकी वेंटिलेशन हो जाए, आपका वबाल निकल आए, आपका गुबार निकल आए, तो उस वक्त आप कोई ऐसा खतरनाक इकदाम नहीं कर सकते। लेकिन सुनने से भी कहते हैं डॉक्टर मोइज़ कि आपका दिल का हाल हल्का। लेकिन डॉक्टर मोइज़ सवाल मेरा यहाँ पे आपसे ये है कि अगर जैसे उनके आस पड़ोस के पड़ोसी से सुनने में आया, उनके रिश्तेदारों से सुनने में आया, इन्वेस्टिगेशन की गई है तो कहा कि वो बंदा अपने बीवी बच्चों से बहुत प्यार करता था, एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जीते थे, उनके एक्ट से कभी ये फील नहीं हुआ कि वो किसी जहनी दबाव का या बीमारी का शिकार हैं। तो यकदम अचानक से इस तरह से कैसे एक जहनी बीमारी आपकी सामने आ जाती है कि आप इतना बड़ा एक वहशाना कदम उठा लेते हैं? ये जहनी बीमारी नहीं है। जहनी बीमारी तो ये होती है कि जिसमें कुछ अरसे से ये चल रही हो और उसके बाद कुछ पीरियड हो आपका, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ये जहनी बीमारी नहीं थी, जहनी दबाव था। दोनों में बड़ा फर्क है। जहनी दबाव वक्ती तौर पर किसी वाकये की वजह से होता है, किसी चीज की वजह से होता है, और क्योंकि वो एकदम से हुआ और ये शख्स के पास अब ऑप्शंस क्या था। आपकी बात सही, अपने आप को मार 3 जाने बच जाती, मगर उसने अपने आप को नहीं मारा। शायद बुज़दिल था, उसने शायद ये सोचा कि मैं अपनी बीवी बच्चों को मार डालूं, या सोचा भी नहीं होगा। जब से पहला जो कत्ल हुआ ना, वो बेटी रो रही थी, उसमें उसको शदीद गुस्सा आया। उस गुस्से में पहला कत्ल, दूसरा कत्ल, तीसरा कत्ल, ये एक साथ हुआ है कंटिन्यूसली। इंसान के जहन में एक सेंटर होता है ब्रेन में जो लॉजिक का होता है, जिसमें वो मंतकी सोच होती है कि मैं करूं ना करूं, अच्छा है बुरा है। मगर जब जज्बात हावी हो जाए तो उसके बाद वो मंतकी एरिया जो है वो काम नहीं करता, इंसान सिर्फ एक्ट करता है। और उसने वो एक्ट किया और बहुत बुरा एक्ट किया, और सबसे अजीबोगरीब बात है कि उसको रिमोर्स नहीं है, उसको पछतावा नहीं है। पछतावा नहीं है, अनबिलीवेबल। अल्लाह यकीनन देख रहा है और उसके घर में देर है, देर नहीं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सरकारी अफसर,
जो सियासतदान है, पॉलिटिशियंस, और एक और कैटेगरी है, उसका नाम मैं नहीं लेता। ये 3 कैटेगरी के लोग हैं सर जो स्ट्रेस में नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स हम जानते हैं 300 करोड़ रुपए निकाल कर जो है वो बाकू में जाके रिलैक्स कर रहे होते हैं, कोई 150-180 करोड़ रुपए निकाल के पकड़ा जाता है। पॉलिटिशियंस भी हम जानते हैं बड़ा रिलैक्स लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, और एक और कैटेगरी है जो बहुत रिलैक्स लाइफस्टाइल। पाकिस्तान में और कोई ऐसा शख्स नहीं है सर जिसकी जिंदगी में स्ट्रेस ना हो। ये जो कैटेगरी की आप बात कर रहे हैं ये बेसिकली रूलर है। मैं अक्सर नेशनल निम में जाता हूँ, पहले नीपा कहलाता था, तो मैं अक्सर वो ग्रेड 18-19 के ऑफिसर्स होते हैं उनसे कहता हूँ आपको सिविल सर्वेंट बोलता कौन है? आप तो रूलर हो, आप सिविल सर्वेंट ही हो, फिर वो हंसते। अच्छा, ये जो कैटेगरी है इनको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है। वजह ये कि दूसरों को स्ट्रेस देते हैं। देखिए मुझे आपकी जिंदगी में क्या स्ट्रेस है, हमारे आमदनी से ज्यादा हमारे अखराजात हो, चीजें कीमतें इतनी बड़ी हो कि हम अपने बच्चों की शादियां ना कर पाए, हमारे लिए हर चीज की मुश्किल हो, अगर हमारे साथ जुल्म हो, ज्यादती हो, हम कोर्ट में जाए, कोर्ट के अंदर हमें इंसाफ ना मिले। तो ये वो जो तबकात हैं जो रूल कर रहे हैं इस मुल्क को आज से 70 साल, और पिछले 30-35 साल से एक बात आपको बताऊं, खुदा गवाह है, मैं भी पाकिस्तान छोड़ के जा रहा हूं, कुछ अरसे की बात है, मैंने पाकिस्तान में अब इंसानों का राज खत्म बंद हो गया राज। अब यहाँ दरिंदों का राज है, यहाँ रिश्वतखोरों का राज है, या बेईमानों का राज है, या डाकुओं का राज है, या मिलावट करने वालों का राज है। मेरिट के ऊपर कोई चीज नहीं मिलती तो फ्रस्ट्रेशन आपको भी होती है, मेरी भी होती है, मगर शायद वजह यह कि हम उस फ्रस्ट्रेशन को किसी ना किसी तरीके से निकालते हैं। मगर ये हकीकत है कि हालात बहुत खराब है। अल्लाह ताला हम पर रहम करे बस। आमीन। अभी आप देखें ना दुनिया भर में आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई हैं, लेकिन हम अभी तक उन्हीं कीमतों पे कायम है, क्योंकि हमें अपनी आवाम को रिलीज नहीं देना, हम अपनी आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते, क्योंकि फिर हम कब आएंगे कैसे? बात तो यही है। तो ईरान से सर हम तेल ले लेना डॉक्टर साहब, तो हमारे यहाँ 70 रुपए लीटर मिले, लेकिन इंडिया ले सकता है, चाइना ले सकता है, लेकिन हम अमेरिका का डिक्टेशन लेते हैं और कहते हैं ईरान से हम ऑफिशियली तेल नहीं लेंगे, स्मगल करके ले आओ, हब तक कराची से 2 घंटे दूर तक, ऑफिशियली नहीं लेंगे। हम बहुत अकलमंद हैं। वो भी महंगा ही पड़ जाएगा, क्योंकि वो भी ओपेक के अंदर आता है ना, वो भी महंगा पड़ जाएगा हमें। खैर बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोइज़ आपका, आपने हमें बताया कि ये एक जहनी बीमारी नहीं थी, दबाव का शिकार थे, और बाद में पता चला है कि इन्होंने अपने भाई को फ़ोन करके अपने प्लानिंग के बारे में बताया था कि वो ऐसा करने का सोच रहे हैं। एक बहुत अफसोसनाक वाक़या। बराए मेहरबानी मैं इस प्लेटफॉर्म से हाथ जोड़ के आप लोगों से गुजारिश कर रही हूँ, बेरोज़गारी से तंग आके, मैं अपने घर की हालात से तंग आके खुदारा इस तरह के स्टेप्स ना उठाएं। हम मुसलमान हैं, इस चीज़ पे ईमान रखें, अपने रब पे ईमान रखें। खुदकुशी कैसे मुसलमान है वर्दा? मुझे आप बताएं ना, आप कैसे कहती हैं कि हम मुसलमान हैं? यहाँ तो शराब खुलेआम मिलती है, शराब तो हराम है इस्लाम में। यहाँ तो हुर्मत सूद कॉन्फ्रेंस मैंने गुज़िश्ता रोज़ देखी, मेरी आंखें बड़ी ठंडी हुई है कॉन्फ्रेंस देखकर। तो हम मुसलमान हैं? मुझे इस बात पे बहुत बड़ा एक सवालिया निशान नजर आ रहा है, क्योंकि हम मुसलमान नहीं रहे थे। इस्लाम के नाम पे मुल्क बना था, लेकिन इस्लामी उसूलों से हम बहुत दूर चले गए। इस वक्त हम मुनाफिकत के अलंबरदार हैं, 2 नंबरी के अलंबरदार हैं, दीनी मामलात में हम अंधेरों में डूबे हुए हैं। पेट्रोल का जिक्र कर लेते हैं, प्रोड्यूसर साहब चाहते हैं कि हम आपको पेट्रोल की अपडेट भी दे दो। पेट्रोल की अभी हम बात कर रहे थे कि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें कम तरीन सतह पर आने के बावजूद भी हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया कि वो कहीं कम नहीं करे। वजीर खजाना इसहाक डार ने ऐलान किया है कि पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें आइंदा 15 रोज के लिए बरकरार रखने का उन्होंने फैसला किया है। इसके अलावा टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 15 दिन की तौसी का भी ऐलान किया है। यहाँ पे आपको जरा याद हो तलाक, तो मरियम नवाज साहिबा ने भी कुछ ऐलान किया था। मैं वो ऐलान सोच रहा हूँ कि अब अवाम को बताने की ज़रूरत है कि जनवरी में आपको सुकूक बॉन्ड्स के लिए 15-20 बिलियन डॉलर चाहिए, जून से पहले 15-20 बिलियन डॉलर और चाहिए डेट सर्विसिंग के लिए, कर्जों की सूद की अदायगी के लिए। पिछला बजट भी आपने 3,500 अरब रुपए खसारे में दिया था, मजीद आप खसारा कहां से लेंगे? कमर्शियल बैंक हुकूमत को पैसे उधार देने के लिए तैयार नहीं है, डॉलर शॉर्ट है, एलसीआं नहीं खुल रही हैं, चिकन फीड का माल वो सारा जो है फंसा हुआ है, कनोला और पाम सीड्स जो सारे फंसे हुए हैं और वो क्लियर नहीं हो रहे हैं। और वो पोल्ट्री एसोसिएशन कह रही है कि मुर्गी और अंडे की कीमत इंसान की दस्तरस से बाहर हो जाएगी। हुक्मरान ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहे हैं, आप सितारों की तरफ बढ़े। मैं बढ़ूंगी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे जरूर याद दिलाऊंगी, मरियम नवाज साहिबा ने दावा किया था और वादा भी किया था कि आवाम को खुशखबरी दूं, जैसे ही आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी आएगी आवाम को रिलीफ देंगी। अब मरियम नवाज साहिबा कहाँ हैं? वो कहाँ घूम रही हैं? उनको अपना वादा याद नहीं है, लंदन में आराम फरमा रही हैं। खैर
इटली, सितारों सॉरी। की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि दिसंबर का महीना शुरू हो गया है, 2022 का आखिरी महीना है और नया साल शुरू होने वाला है, लेकिन 2022 का आखिरी महीना सितारों के लिए कैसा साबित होगा, ये बात हम जानेंगे। अजीम जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। अजीम हनीफ हमारे साथ हैं। अच्छा जी, अजीम हनीफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे रब्ता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजीम एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। जी वालेकुम सलाम। जी शेख अजीम हनीफ साहब, ये बताइएगा कि दिसंबर का महीना शुरू हो गया है और ये साल का आखिरी महीना है, आपको क्या लग रहा है कि इस महीने में क्या होने वाला है? कि पंजाब असम्बली मुद्दत पूरी करेगी या फिर पीडीएम हुकूमत असम्बली बचाने में कामयाब हो जाएगी? अच्छा, ये सबसे पहले बात ये है कि पीडीएम को काफी सारी मुश्किलात का सामना है। इनको ना फाइनेंसेस मिलने वाले हैं, ना इनको बाकी सपोर्ट दुनिया से मिलने वाली है, ना कोई इनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये दावा कर रहे हैं कि आईएमएफ की किस्त उतर जाएगी और वो सारा चीजें हो जाएंगी और आईएमएफ इनको दोबारा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अब रिलीज कर देगा, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई चीज हो। ऐसी कोई चीज होगी नहीं और मजीद मुश्किलात का सामना है दिसंबर खास तौर पे, क्योंकि प्लानिटरी कंडीशन मेरे सामने इस वक्त पड़ी नहीं है और अगर मैं इनको देखूं तो इस वक्त मार्स, जुपिटर, सारी चीजें इस वक्त जो हैं बिल्कुल शदीद क्राइसिस का शिकार हैं और मजीद मुश्किलात, क्योंकि इस वक्त ये जो भी इकदाम करेंगे, जो भी चीज करेंगे, वो इनके अगेंस्ट जाएगी। किसके? खान साहब के या फिर हुकूमत के? हुकूमत के, करंट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। सही। और खान साहब ने जो असम्बलियां डिसॉल्व करने का ऐलान किया, उसमें मेरा ख्याल है अभी तकरीबन 8 से 10 दिन और लगेंगे। वहां जाके नए लाए अमल का ऐलान करेंगे खान साहब, वहां जाके चीजें मजीद गवर्नमेंट के लिए सख्त हो जाएंगी और खान साहब के लिए और उनकी पार्टी के लिए बेहतर होंगी और नए डिसीजन सामने आएंगे नेक्स्ट वीक में नए डिसीजंस जो है वो सामने आ सकते हैं, या प्रेडिक्शन है। अच्छा अजीम साहब, ये बताइएगा कि दिसंबर का महीना शुरू हो रहा है, ये महीना सितारों के लिए कैसा साबित होगा अगर हम बात करें एरीज की, टॉरस की, कैप्रिकॉर्न की? हाँ जी, हम एरीज से स्टार्ट कर देते हैं। अगर एरीज वालों को देखा जाए तो एरीज वालों को इस वक्त 2-3 चीजों की बड़ी शदीद जरूरत है। इस वक्त उनको फाइनेंसेस की जरूरत है और फाइनेंसेस उनके अरेंज होते नजर आ रहे हैं। वो कोई एसेट परचेज करना चाह रहे हैं, कोई ट्रेवल करना चाह रहे हैं, तो यहाँ आके उनके लिए जो नेक्स्ट वीक आएगा उसमें एसेट्स अरेंज हो जाएंगे। इस पूरे मंथ में पैसे आने के बहुत सारे चांसेस हैं। सही, आगे बढ़ते हैं अजीम साहब अगले तारीख की जानिब, जल्दी जल्दी बताएंगे, वक्त की कमी होती है हमारे पास। जी बिल्कुल ठीक हो गया। टॉरस की तरफ अगर आएंगे तो टॉरस को इस वक्त थोड़ा सा अपना हेल्थ के जो कंसर्न है उनको देखना पड़ेगा और जो टॉरियंस जो हैं वो एजुकेशन की फील्ड से हैं, उनको थोड़ा देखना पड़ेगा कि उनकी इस वक्त एजुकेशन ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती है और हेल्थ के इश्यूज जो हैं उनको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं जेमिनी की तरफ। जेमिनी जो हैं वो इस वक्त जो अपना जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें वो कोशिश करनी चाहिए, जो कारोबार या जॉब कर रहे हैं, जॉब चेंज नहीं करनी, कहीं पे नई जगह पे नहीं जाना, कोशिश कीजिए ये वाला महीना जहाँ पे आप हैं, जो काम कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, नई इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं, जो काम कर रहे हैं वहां पे स्टिक रहें, यहाँ पे भी रहें। नेक्स्ट मंथ में जाके बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं कैंसर की तरफ। कैंसरियंस जो हैं वो इस वक्त ट्रैवल करना चाह रहे हैं, अच्छा टाइम है उनके लिए ट्रैवल कर सकते हैं, फाइनेंसेस अरेंज होंगे ट्रैवल के लिए। और कुछ चीज परचेज करना चाह रहे हैं, जिनकी शादियां नहीं हुई, उनके प्रपोजल्स आने के बहुत सारे चांसेस हैं। यहाँ पे शादियां होने के, मंगनी होने के, निकाह होने के बहुत सारे चांसेस हैं। नेक्स्ट जल्दी आ जाते हैं लियो की तरफ। और लियो भी इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन ट्रैवल में थोड़ी सी मुश्किलात आएंगी। जो जॉब के लिए जा रहे हैं या जो बिजनेस चेंज करना चाह रहे हैं, दूसरे मुल्क में जाना चाह रहे हैं, उनको थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। बाकी सारी चीजें ठीक है, हेल्थ ठीक है, फाइनेंसेस अरेंज हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, डोमेस्टिक में कोई ऐसा मसला नहीं आ रहा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं वर्गो की तरफ। वर्गो को इस वक्त डोमेस्टिक इश्यूज में प्रॉब्लम आएंगी और उनको खुद से, क्योंकि मल्टी टैलेंटेड होते हैं, खुद से इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। अपनी सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए अपने डोमेस्टिक इश्यूज को, फ्रेंड्स में, फैमिलीज में अगर कोई ऐसा इशू आ जाता है कोई भी सिबलिंग के साथ भी, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा वहां पे जाके। अगर ये अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो चीजें खराब हो सकती हैं, इसलिए उसको खराबी से बचना। लिब्रा की तरफ, लिब्रा इस वक्त जो है वो जगह चेंज कर रहे हैं, अपनी जॉब चेंज कर रहे हैं,
अपना नया कारोबार, जो कारोबार से रिलेटेड है वो नया कारोबार करना चाह रहे हैं, जो जॉब चेंज करना चाह रहे हैं उनके लिए कि फौरन ये जो मंथ आ रहा है अगले 8-10 दिन में अपनी जॉब अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो फौरन चेंज कर लें। इसमें सोचे नहीं, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, बहुत ज्यादा फैंटेसाइज नहीं करना चीजों को, लेकिन ये है कि आपको फौरन जॉब चेंज करनी चाहिए। वहां जाके चीजें, जहां पे नई जगह पे जा रहे हैं वहां जाके चीजें ठीक हो जाएंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम स्कॉर्पियो की तरफ। स्कॉर्पियन इस वक्त जो है वो थोड़े से कंफ्यूज माइंडेड है अपनी चीजों को लेके, अपने फैमिली इश्यूज को, कुछ थोड़े से डोमेस्टिक इश्यूज चल रहे हैं लेकिन वो चीजें ठीक हैं, इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन उस जो भी इनके इश्यूज चल रहे हैं उसमें अगर खामोशी इख्तियार कर रहे हैं और चीजों को चलने जिस तरह चल रही हैं, एक्सपेंसेस होने वाले में पैसे आएंगे भी लेकिन खर्च भी होंगे, हेल्थ पे खर्च होंगे, कोई मोबाइल, कोई एसेट, कोई गाड़ी वाड़ी चेंज कर रहे हैं, उसमें जाके चीजें जो हैं वो काफी सारी एक्सपेंसेस होंगे, तो इससे घबराना नहीं है, नेक्स्ट मंथ फिर पैसे आ जाएंगे आपके ऊपर। सही। नेक्स्ट आ जाते हैं सजिटेरियस की तरफ आ जाते हैं। सजिटेरियस का दी बेस्ट टाइम है इस वक्त ये महीना भी उनको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा, बड़ी जॉब पे, बड़ा डिपार्टमेंट जो जॉब्स कर रहे हैं उनको बड़े डिपार्टमेंट में आगे कैप्रिकॉन की तरफ बढ़ते हैं। सजिटेरियस को इन्वेस्ट करने का टाइम मिलेगा, अच्छा टाइम है। कैप्रिकॉन जी, कैप्रिकॉन के लिए भी टाइम अच्छा है लेकिन थोड़ा सा इनको एहतियात करनी चाहिए। बिजनेस पार्टनरशिप्स कोई नहीं करनी, इस वक्त इनको बिजनेस पार्टनरशिप के चांसेस मिल रहे हैं, वो नहीं करने हैं। एक्वेरियस की तरफ अगर देखें तो इनको भी ट्रैवल का चांस मिल रहा है, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि अभी दिसंबर का महीना ट्रैवल ना करें। लग्जरी ट्रैवल कर रहे हैं, दोस्तों के साथ जाना चाह रहे हैं तो कोशिश करें जनवरी में इसको ले जाएं। जनवरी में सही। पाइसेस नेक्स्ट आ जाते पाइसेस की तरफ आ जाते हैं। पाइसेस इस वक्त जो है वो सारी चीजें अपनी लुटा के और कंफ्यूज बैठे हुए, थोड़े से अपनी चीजों को, परेशानियों को लेके सर पे सवार करके बैठे हुए। सर पे सवार करने की जरूरत कोई नहीं, चीजें ठीक हो जाएंगी, ये महीना गुजारना पड़ेगा। जैसे ही 22 दिसंबर खत्म होगा वहां जाके चीजें काफी सारी बेहतर और सही। 22 दिसंबर खत्म होते ही पाइस की तमाम मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और इसके अलावा सबका खैरात कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, जरूर आपकी मसाइल का हल आपको मिल जाएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया अजीम हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद, आगाह किया तमाम सितारों की सूरत हाल से और उनकी चाल से। और इसके साथ ही एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब वक्त हुआ है वेदर अपडेट का, तो बताते चलें आपको कि मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम शदीद सर्द रहेगा। लह में दर्जा हरारत -60 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे में कराची, क्वेटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है। कराची में भी सर्दी आ नहीं रही है, बल्कि फाइनली सर्दी आ गई है। सुबह और रातें जो हैं वो मज़ीद सर्द होने लग गई हैं। गुज़िश्ता रात शहर का दर्जा हरारत 15 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और सुबह सुबह दर्जा हरारत 13 डिग्री तक भी गया है। पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में धुंध का राज है। गिलगित बल्दिस्तान, आज़ाद कश्मीर में भी मौसम शदीद सर्द रहेगा और ठंड बढ़ गई है वहाँ पे। ये तो थी मौसम की सूरत हाल। अब चलते हैं तला की तरफ। कुछ बॉक्सिंग की बात करें वर्दा? बॉक्सिंग आपका फेवरेट तला, MMA हो, बॉक्सिंग हो, कुछ भी हो, इसमें तो आप माहिर हैं। बिल्कुल है। और पाकिस्तान के एक बॉक्सर हैं जिन्होंने, उनका नाम है मोहम्मद शुएब खान। थाईलैंड में उन्होंने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप ABFC एशियन टाइटल जीत लिया है और मैं शुएब को वेलकम कहूँगा। दुनिया बोल है, मैं थैंक यू सो वेरी मच, आपके बड़े शुक्रगुजार हैं शुएब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। शुएब, अपने ज़िंदगी के सफ़र के बारे में बताइए कि कहाँ से आपने ट्रेनिंग शुरू की, जब आपने बेल्ट हासिल की, इस पूरे जर्नी के बारे में मुझे बताइए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सर मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, आप लोगों ने मुझे इज्जत दी और मुझे इनवाइट किया। नहीं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने पाकिस्तान को इज्जत दिलवाई और हमारा परचम लहराया। थैंक यू सो मच सर। ये हमारा हक था, पाकिस्तान के लिए हम लोग कितना भी करें सर, ये कम है बेशक, क्योंकि अल्लाह पाक ने हम लोगों के एक आजाद मुल्क। शुएब, कहाँ से ट्रेनिंग शुरू की? आजाद मुल्क का कदर सर उन लोगों के साथ है सर, नहीं बेशक आजाद मुल्क का कदर वो जाने जिनका मुल्क आजाद। 14-15 साल हो गए सर मैंने बॉक्सिंग शुरू किया। आई थिंक कनेक्शन में कुछ इशू है, अच्छा आवाज डिले हो रही है। ओके जी जी बताइए। 14-15 साल 14-15 साल मैंने सेटल किए, मेहनत की मैडम, और मैं इसे एशियन टाइटल गुलाम पाकिस्तान के नाम किया। आज कौन थे आपके उस्ताद, किन्होंने आपको सपोर्ट की, स्पॉन्सर कहाँ से लाए? इस टाइटल के लिए जो मुझे सपोर्ट किया और मुझे यहाँ तक मतलब जो भेजा, मैं फेडरल मिनिस्टर एहसान और रहमान मजारी साहब और स्पोर्ट्स के जो DG हैं इब्रार साहब का मैं बेहद मशकूर हूँ। और साथ साथ में सर
प्राइवेट कंपनियों ने भी मुझे सपोर्ट किया, फायर डील मार्केटिंग का और MPCHS का सर, फायर डील मार्केटिंग के जो चेयरमैन है चौधरी अब्दुल रऊफ साहब, और MPCHS का जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद असलम राव साहब, और जनरल सेक्रेटरी चौधरी नजीम सरवर साहब, और तमाम मल्टी इंतजामिया का मैं बेहद मशकूर हूँ। और सर मैं होलियो गार्डन का भी बेहद मशकूर हूँ, जिनका ऑनर अब्दुल वली खान ने भी मुझे सपोर्ट किया, और साथ में हाजी यूसुफ खान ने भी मुझे सपोर्ट किया। इन्होंने मेरे साथ भरपूर ताउन किया इस फाइट में, और अल्हम्दुलिल्लाह सर आज मैं टाइटल जीत गया हूँ, तो ये टाइटल मैं अपने पाकिस्तान के नाम करना चाहता हूँ। माशाल्लाह, बेशक। आगे अगली फाइट कौन सी होने वाली है आपकी? आगे की प्लानिंग्स क्या है? अगले फाइट इंशाल्लाह मेरा WBA होगा, जो वर्ल्ड बॉक्सिंग टाइटल होगा इंशाल्लाह। मैं वर्ल्ड बॉक्सिंग टाइटल के लिए इंशाल्लाह अपना जो ये फाइट है इसके लिए मैं भरपूर तैयारी करूंगा, और मैं इंटरनेशनल ट्रेनिंग करूंगा ताकि मैं इंशाल्लाह वर्ल्ड बॉक्सिंग में भी नंबर 1 पे आ जाऊं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एशियन बॉक्सिंग में नंबर 1 में आ गया हूं अपने वेट में। इंशाल्लाह हम दुआ गो हैं। शोएब ये बताइए कि बॉक्सिंग का शौक ही क्यों? आजकल तो बहुत कुछ आ गया है, व्हाई ओनली बॉक्सिंग, या कुछ और शौक भी है आपको? सर शौक तो हर गेम का मुझे, मगर बॉक्सिंग सर आपको पता है कि हम लोग जो मसरूफ इसमें होते हैं, सुबह भी हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, दोपहर को भी हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, तो बाकी गेम से हम लोग के लिए टाइम नहीं मिलता है कि बाकी गेम्स हम लोग खेलें। तो इसलिए बॉक्सिंग के अलावा कॉम्बैट स्पोर्ट्स में किक बॉक्सिंग, आप थाईलैंड गए तो वहाँ मुए थाई है, MMA आ चुका है, ग्रैपलिंग है, जूजित्सु है, कुकुशन है। यस सर, इस फाइट में जो मेरे साथ मेरा मैनेजर आया था अवल खान साहब, वो खुद सर माशाल्लाह मोताई में MMA में जो माशाल्लाह चैंपियन है और ब्लैक बेल्ट भी है, तो उन्होंने यही कहा कि शोएब आप माशाल्लाह इतना दिलेर और इतना अच्छा फाइट करते हो, तो आप मोताई के लिए या MMA के लिए। मैंने कहा कि बॉक्सिंग में खेलूंगा, और मैंने बॉक्सिंग में बहुत मेहनत किया और मैंने इसको सीखा है मेहनत से। बहुत शुक्रिया शोएब, ऑल द बेस्ट टू यू। हमारी दुआएं आपके साथ है। उम्मीद करता हूं कि आप पाकिस्तान का सबसे लाली परचम इसी तरह दुनिया भर में लहराते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं आर्ट काउंसिल, जहां पे कराची में उर्दू अदब का रंगारंग मिला सज गया है। हमारे नुमाइंदे काशान अब्बासी हमारे साथ वहां पे मौजूद हैं, उनसे डिटेल जानते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्या हो रहा है काशान आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में। जी बिल्कुल, उर्दू अदब का रंगारंग मेला जो है आज से कराची में सजने जा रहा है। आर्ट्स काउंसिल कराची में 3 रोज़ा आलमी 15वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस जो है उसका इनेकाद होएगा आज, और वज़ीर आला सिंध जो है इसका इफ्तिदा करेंगे। 3 बजे जो है रंगारंग तकरीब जो है आप मेरे अकब में देख सकते हैं, कॉन्सर्ट स्टेज जो है वो बना दिया गया है। 3 बजे रंगारंग तकरीब यहाँ पर की जाएगी, वज़ीर आला सिंध आके इसका इफ्तिदा करेंगे, और सदर आर्ट्स काउंसिल कराची जो है अहमद शाह वो भी इस तकरीब में मौजूद होंगे। ये वो इवेंट्स होते हैं जो पूरे साल के लिए उर्दू अदब से मोहब्बत करने वाले जो लोग होते हैं वो इसका इंतज़ार करते हैं कि कब आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जो है उसका इनेकाद होगा, उसमें शिरकत करेंगे। कराची के शहरी जो है ऐसे इवेंट्स देखने के लिए बेताब रहते हैं, और कराची के शहरियों से हमारी बात हुई थी, वो बड़े एक्साइटेड हैं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के लिए। और मैं आपको दूसरी जानिब ये भी बताऊँ, इसके अंदर जो है मुख्तलिफ सेशंस जो हैं वो किए जाएंगे। जो इस दफ़ा जो न्यू सेशन है इसके अंदर 21वीं सदी में जो सिराई की ज़बान की जो अहमियत है वो बताई जाएगी। शुरा से खुसूसी किताब करेंगे इसके अंदर नज़ीर। बहुत बहुत शुक्रिया काशान। यकीनन आर्ट्स काउंसिल की मैनेजमेंट अहमद शाह साहब को बड़ा क्रेडिट जाता है, उनकी टीम को बड़ा क्रेडिट जाता है कि वो इस तरह उर्दू अदब को जिंदा रखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ सियासती खबरें शामिल करते हैं। पंजाब की सियासत एक बार फिर पाकिस्तानी सियासत का मरकज बन गई है। PDM हुकूमत की हर मुमकिन कोशिश है कि पंजाब असम्बली बचा ली जाए, जबकि तहरीके इंसाफ रहनुमा इमरान खान को असम्बली तोड़ने की सिफारिश दे चुके हैं। इमरान खान की आज स्पीकर पंजाब असम्बली से भी मुलाकात का इम्कान है। इसी अहम इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फयाज चौहान साहब, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से हैं। उनको वेलकम कहेंगे, उनसे जानेंगे कि फयाज साहब बताइएगा कि असम्बली तहलील करने का बयान जो है पंजाब की वो सामने आ गया है, और उस पर सियासी सूरत हाल पंजाब की जो है बहुत गैर यकीनी हो गई है। नवाज शरीफ ने अपने भतीजे को पंजाब असम्बली बचाने का टास्क दे दिया है। क्या लग रहा है आपको कि अदम एतमाद आएगी या गवर्नर राज होगा? ऊंट किस करवट बैठेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 3 ऑप्शन ये नून लीग वाले जनाब इस पे वोट कर रहे हैं। एक गवर्नर राज, दूसरा तहरीक अदम एतमाद, तीसरा जनाब एतमाद का वोट लेने का। मैं ये समझता हूँ कि तीनों पे ये पूरा नहीं उतरते। गवर्नर राज के हवाले से कोई ऐसी जस्टिफिकेशन नहीं है। बड़े बेहतरीन तरीके से चौधरी परवेज लाई साहब सूबे के मामला चला रहे हैं, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। कोई ऐसा इशू कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसा कोई इशू नहीं है कि जिसको बेस करके, जिसको बुनियाद बना के ये कहें जी कि हमने गवर्नर राज लगाना है। दूसरी चीज तहरीक अदम एतमाद है। तहरीक अदम एतमाद में इनके नंबर्स ही पूरे नहीं है, ये नंबर्स पूरे नहीं कर सकते। तो मैं नहीं समझता कि जॉन साहब नंबर्स का आप जिक्र कर रहे हैं। जरदारी साहब पंजाब में होते हैं तो नंबर आपको मालूम है ऊपर नीचे हो जाते हैं। यार पिछले 4.5 सालों में ना ये आसिफ अली जरदारी जो करप्शन का शहंशाह है, बेताज बादशाह है, ये बड़ी दफा के इसने स्टे किया है।
और हर दफा आता था तो आपकी तरह मीडिया वाले बड़ा टेम्पो बनाते थे, आज ही जरदारी आ गया जी, मुफाहमत का शहंशाह और जनाब जोड़ तोड़ का माहिर, लेकिन इसके पल्ले में रुसवाई और जगहसाई के अलावा और कुछ नहीं आता था। और पीपल्स पार्टी और मजीद नीचे की तरफ जाती थी जब भी ये लाहौर का चक्कर लगा के जाते थे। तो बेगम रहे, उसके आने से कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। आप बताएं ना, जब फैज साहब, लेकिन ये बताएं, एक जमहूरी हुकूमत में सियासी मुखालिफिन पर मुकदमात होने चाहिए, क्या ये दुरुस्त अमल है? और साथ साथ ये भी बताइएगा कि क्या माजी में करीब जो भी कुछ हुआ है और इस वक्त मुकदमात का जो एक मकसद है, क्या PTI को खामोश करवाना है? देखें 8 महीनों में खामोश करवाने के हवाले से, दबाने के हवाले से, इमरान खान साहब को अपने रास्ते से हटाने के हवाले से क्या क्या इकदाम इन्होंने किए। अब मेरे ऊपर 7 पर्चे हैं लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी के अंदर। इसी तरीके से खान साहब के ऊपर 26 पर्चे हैं। हमें जनाब मारा गया, पीटा गया, असम्बली के अंदर हमें मारा पीटा गया। 25 मई को हमारे ऊपर तशद्दुद हुआ। 25 मई को हमारे कारकुनान के घरों में घुस के उनकी चार दीवारी का जनाजा निकाला गया। क्या कुछ नहीं हुआ। बुलेट फायर जना आपके क्या कहते हैं, प्लास्टिक फायर हुए और ऑब्सोलीट किस्म की और आउटडेटेड शेलिंग हुई। हर किस्म का जुल्म जबर किया, लेकिन हासिल क्या हुआ? हासिल ये हुआ कि PTI और पॉपुलर हुई। इमरान, बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब, आपका अपना कीमती वक्त हमें दिया। प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। पर फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।